नवाब मोहम्मद अकबर खान बुगटी ने एक दफा मुझे अपनी सवाने उम्री लिखवाना शुरू की। आगाज में इन्होंने अपने बचपन के वाकयात, एचिसन कॉलेज की यादें और खुसूसन अपने अतालीक अल्लामा आई काजी का जिक्र इस कदर तफसील से किया कि यूं लगता था इस सवाने उम्री में कई सौ सफ़हात इस अजीम शख्सियत की हमजहती के लिए नाकाफी होंगे। अल्लामा इमदाद अली काजी 18 अप्रैल 1886 को हैदराबाद में पैदा हुए। इनके वालिद काजी इमाम अली अंसारी ने अपने होनहार बेटे की तालीम और तरबियत के लिए घर पर उस्ताद रख कर दिए, जिन्होंने इन्हें अरबी, फारसी, सिंधी और उर्दू जबानें ऐसे सिखाई कि वो हर जबान पर यकसा अबूर रखते थे। इस बुनियादी तालीम के बाद वालिद ने इन्हें माशियात पढ़ने के लिए 1907 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भेज दिया। शायराना और फलसफियाना तबीयत वाले अल्लामा काजी को एक जर्मन खातून से मोहब्बत हो गई। अल्लामा काजी लंदन के रेलवे स्टेशन पर सवार होने के लिए आए तो ट्रेन रवाना हो चुकी थी। वो भागकर आखिरी डब्बे में सवार हो गए, जिसमें सिर्फ एक अकेली खातून बैठी हुई थी। शर्मिला अल्लामा काजी ने पूरा सफर खातून की तरफ पुश करके दरवाजे पर खड़े होकर तय किया। खातून ने बार बार इन्हें सीट पर अपने साथ बैठने को कहा, लेकिन अल्लामा साहब माजरत करते रहे कि वो गलती से इस डब्बे में सवार हो गए हैं। मगरबी माहौल में पली बड़ी इस खातून के लिए ये इंतहाई हैरत की बात थी। इसने अल्लामा काजी का पता पूछा और जिस शख्स ने इसके दिल में घर कर लिया था उसके ताकुब में चल निकली। 1910 में दोनों रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। नवाब बुगटी के बकौल अल्लामा साहब की ये बीवी एल्सा शायरी, फलसफा और इल्म फजल में कमाल रखती थी। नवाब अकबर बुगटी को इनके वालिद ने बचपन ही में अल्लामा साहब के सपुर्द कर दिया था ताकि तालीम और तरबियत हासिल कर सकें। नवाब साहब ने दुनिया भर की शायरी, फलसफा, तारीख इनकी रहनुमाई में पढ़ा और फ्रांसीसी जबान भी इसी घर में सीखी। वो इन दोनों मियाँ बीवी का अपने वालिदैन से भी ज्यादा एहतराम करते थे। नवाब बुगटी ने दोनों के दुनिया से जाने का वाकया जिस तरह सुनाया, लगता था हर तरफ मौत का सुकूत तारी हो गया हो। इन्होंने कहा कि जब ये खातून इंतकाल कर गईं तो इसके बाद इस घर का मंजर ही बदल गया। 81 साला अल्लामा काजी ज्यादा देर ये फराग बर्दाश्त ना कर सके और एक दिन कागज पर ये तहरीर लिखी कि मैं अपनी महबूबा के बगैर इस दुनिया में नहीं रह सकता, मैं इसके पास जाना चाहता हूँ। खरामा खरामा चलते हुए दरियाई सिंध के पुल पर आए और छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। नवाब बुगटी यहाँ तक सुनाते हुए जब इस फिक्रे पर आए वो बूढ़ा शख्स डूब चुका था और इसका हेड दरिया की लहरों पर तैर रहा था। तो अंग्रेजी में ये फिक्रा अदा करते हुए पहली दफा मैंने इस पुरहैबत नजर आने वाले नवाब को ऐनक उतारकर आंखों के कोने से आंसू पोंछते देखा। कैसे कैसे सख्त जान लोगों को मोहब्बत पिघला कर रख देती है। एचिसन कॉलेज, सिविल सर्विसेज एकेडमी, लंदन और दीगर मराहिल बताते हुए वो इंतहाई खुशगवार और खुशकुन रहे, लेकिन इसके बाद इन्होंने बरसगीर पाको हिंद की बड़ी बड़ी शख्सियात के बारे में इनकशाफात करने शुरू कर दिए। ये इनकशाफात इनकी जाती और खानदानी जिंदगियों के बारे में थे जो किसी एटम बम से कम न थे। थोड़े वक्फे के बाद मैंने इन्हें कहा कि आपको अंदाजा है इन अजीम शख्सियात की औलादों के दिलों पर इन इनकशाफात से क्या गुजरेगी? तो इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, दे आर यूज्ड टू इट, इन्हें इसकी आदत है। इसके बाद हर मुलाकात मुझ पर गिरां गुजरने लगी। मुझे ऐसे लगने लगा कि जैसे ऐसा करते हुए मेरे हाथों से तारीख के इस गटर का ढकना खुल जाएगा जिस पर अल्लाह ने पर्दा डाल रखा हुआ है। ये सीना बसीना तो मुंतकिल होता जा रहा है, लेकिन ऐसा करने से ये एक दस्तावेज बन जाएगी। इस दौरान नवाब साहब के बेटे सलासल बुगटी जिना रोड कोयटा पर गोलियों का निशाना बनते हुए इस जहां से कूच कर गए। नवाब साहब कोयटा से डेरा बुगटी मुंतकिल हो गए और इनका कोयटा आना जाना तकरीबन खत्म ही हो गया। इसके बाद इनसे मुलाकातों का सिलसिला बस फातिहा ख्वानी तक महदूद होकर रह गया। आखिरी दफा इनसे सलीम बुगटी के बेटे के इंतकाल पर मुलाकात हुई। फातिहा के बाद अपने बड़े दरबार के साथ वाले कमरे में ले गए। इस दिन इनका बातें करने को बहुत जी चाह रहा था। तकरीबन 4 घंटे दुनिया के हर मौजू पर गुफ्तगू होती रही। मैंने अपनी जिंदगी में इतना साहिब मुतालिया शख्स नहीं देखा। गुफ्तगू के दौरान एक लम्हे को रुके और मुझे कहने लगे, वो सवाने उम्री कब आ रही है? मैंने कहा, वो तो मेरे मरने के बाद ही आ सकती है। मुस्कुराए, मखसूस अंदाज में मूछें ऊपर की और कहा, तुम्हें मारना तो बहुत आसान है, लेकिन इन्हें अंदाजा हो गया था कि मैं इन इनकशाफात से पैदा होने वाले हिजान से खौफजदा हूँ। सच बोलना और लिखना हिम्मत की बात है, लेकिन सच को बर्दाश्त करना किसी भी माशरे में इससे ज्यादा हौसले की बात है। इसके बाद इन्होंने कभी इस सवाने उम्री को मुकम्मल करने या इसे तबाह करवाने की बात नहीं की।
नवाब साहब की हैसियत, मर्तबा और शख्सियत इस कदर हमागीर थी कि वो सच बोलने, हकाइक बयान करने और मुंह पर बात कहने की हिम्मत और ताकत रखते थे। इनकी पूरी जिंदगी इस बात की गवाह है। लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं समझता हूँ कि वो अजियतनाक सच जो किसी शख्स की आइंदा नस्लों को शर्मिंदगी से दोचार कर दे, इससे ना बोलना ही बेहतर है। मेरी रिटायरमेंट के बाद लातादाद ऐसे मेरे दोस्त और साथी हैं जो मुझे सवाने उम्री लिखने का कहते हैं और गुज़िश्ता कई सालों से मैं मुसलसल अपने इनकार पर कायम हूँ, इसलिए कि एक तो पूरा सच अजियतनाक होता है और दूसरा मुझ में बोलने का हौसला भी नहीं है, क्योंकि जब आप किसी दूसरे के बारे में मुकम्मल सच लिखते हैं तो फिर अपने बारे में भी मुकम्मल सच लिखने का हौसला होना चाहिए। अपने बारे में मुकम्मल सच लिखने का हौसला मैंने किसी सवाने उम्री लिखने वाले में नहीं देखा। हर किसी ने अपने किरदार पर पर्दा डाला और दूसरों के किरदार को उछाला है। मेरे मुल्क में सवाने उम्री लिखने वालों या यादाश्तें मुरत्तब करने वालों में एक बड़ी तादाद रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड जर्नैल और रिटायर्ड सफारतकारों की है। ये सब वो हैं जिनकी जिंदगियां गुज़िश्ता 50 सालों से हमारी आंखों के सामने खुली किताब की तरह हैं। ये अजीम मुसन्निफीन तमाम उम्र जिस जुल्म, जबर, धोखा, फरेब और करप्शन का हिस्सा रहे होते हैं, आखिरी उम्र में इसी के खिलाफ किताबें लिखकर अपना दामन गुनाहों से पाक करना चाहते हैं। आज से 20 साल कबल जब मैंने कालम निगारी शुरू की तो मेरे अभी सिविल सर्विस की नौकरी के 16 साल बाकी थे। मुझे इन जैसे बुजुर्ग मुसलसल मशवरा देते रहे कि हुकूमत के खिलाफ लिखना और बोलना तो रिटायरमेंट के बाद जेब देता है, चुप करके नौकरी के मजे लूटो और बेहतरीन पोस्टिंग हासिल करो। जिस पर मेरा एक ही जवाब होता था कि अगर मैं अभी सच नहीं बोलूंगा तो फिर रिटायरमेंट के बाद मुझे सच बोलने का कोई हक हासिल नहीं। अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि नौकरी के आखिरी 16 साल इसने मुझे खुडे लाइन पोस्टिंग, इंक्वायरियों और प्रमोशन से इनकार के बावजूद सब्र का हौसला दिया और लिखते रहने पर इस्तकामत बख्शी। ऐसी जिंदगी गुजारने के बावजूद भी मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं सवाने उम्री लिखूंगा तो वो अधूरा सच होगी। लेकिन मुझे हैरत इस बात पर होती है कि उम्र भर झूठ का साथ देने वाले आखिरी उम्र में जो कुछ लिखते हैं, लोग इन्हें मुकम्मल सच कैसे मान लेते हैं और इसकी बुनियाद पर तारीख भी मुरत्तब करने बैठ जाते हैं।